वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपने जो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, और उन लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो भी फाइंड आउट करना है। और ये खत्म होते हैं इसके बाद फर्दर टॉपिक अपने करेंगे आइसोबार, आइसोटॉप एंड ऑल अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट। ओके, तो आइए अपने देखते हैं कि एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं, मास नंबर किसे बोलते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अभी जो अपने पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या था, एटॉमिक नंबर, राइट। तो एटॉमिक नंबर और दूसरा है मास नंबर। तो ये दोनों का क्या मतलब है? ये दोनों का मतलब ये है कि सपोज कोई भी एक एलिमेंट है, अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट मैंने सपोज उसको x ले लिया, ठीक है, रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट है। अब वो रैंडम एलिमेंट में अपने उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं, यहाँ पे एक नंबर होता है और यहाँ पे एक नंबर होता है, राइट। और ये नंबर में से एक नंबर को एटॉमिक नंबर बोला जाता है और एक नंबर को मास नंबर बोला जाता है। तो किसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है और किसको एटॉमिक मास नंबर बोला जाता है, चलो अपने देखते हैं। सपोज ये वाला जो नीचे वाला जो टॉपिक है, आप देख सकते हो कि नीचे वाले को अपने z से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और ऊपर वाले को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से। तो यहाँ पे z जो है वो क्या इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर, जबकि a जो है वो क्या इंडिकेट करता है, मास नंबर। क्लियर हुआ? तो a इंडिकेट्स मास नंबर while z इंडिकेट्स एटॉमिक नंबर। याद है? क्लियर? अब अपने को ये भी पता होगा कि ये जो x एलिमेंट है उसमें जो z है वो क्या है, z एक्चुअली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अपने उसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो। बट ये एक कंडीशन में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेगा। कब सेम रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तभी सेम रहेगा, कंडीशन वो रहेगा कि जब वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। तब वो एटम कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बाकी वरना अपने ये Z में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई अपने को पता है कि फॉर एग्जांपल सपोज अपना एक एटम है, ठीक है, ये उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट, तो ये न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट है इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट, प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर यहां तक? और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां होते हैं, रिवॉल्व करते हैं बाहर। वो क्या करते हैं, बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। और न्यूट्रॉन जो है उसका कोई चार्ज ही नहीं होता, जीरो, राइट। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हो कि एटम, ये पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल कब होगा, कब होगा, जब उसके अंदर प्लस मींस पॉजिटिव चार्ज जितना भी प्रेजेंट है उसके एग्जैक्ट इक्वल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तभी तो अपना एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, राइट। तो सीधी बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बट इक्वल तब होगा जब वो न्यूट्रल होगा। तो बाकी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके नंबर में चेंजेस आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि अब अपने जब इसके फर्दर आगे जो जैसे जैसे थियरी पढ़ते जाएंगे तो आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्चुअली बाहर भी निकलता है, वापस अंदर भी आता है। सर ये कैसे, तो उसी को अपने गैस आयन और एन आयन बोलते हैं, ठीक है। एटम का दूसरा आयंस के फॉर्म में नाम क्या होगा, गैस आयन और एन आयन। क्यों, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बन जाता है और जब गेन करता है तो नेगेटिव आयन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंजेस आते हैं, जबकि प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस के अंदर बाइंडेड है। इसके वजह से प्रोटॉन के नंबर्स में कभी चेंज नहीं आते। इसीलिए ज्यादातर जो Z है, जो एटॉमिक नंबर है, वो किसके इक्वल कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। क्लियर? बट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, बट ओनली कौन से केस में, जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो। बाकी वरना अपने
उसको नहीं बोल पाएंगे। यहां तक क्लियर? तो एटॉमिक नंबर क्या है वो पता चल गया सबको। अब मास नंबर पे आते हैं। तो मास नंबर जो है उसको अपने ए से इंडिकेट करते हैं। अब ये मास नंबर क्या होता है? मास नंबर जो होता है एक्चुअली वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये A का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है? P प्लस N। A का एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा? P प्लस N। और ये P जो है इसको मैं दूसरे तरीके से फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए Z प्लस N भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके इक्वल है? Z। और एटॉमिक मास जो है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन क्या है? Z। तो मैं प्रोटॉन की जगह पे मैं Z भी बोल सकता हूं, राइट? तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू n। मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या बोलूंगा इसको? a माइनस z। a माइनस में z करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ सबको? तो एटॉमिक मास क्या है या मास नंबर क्या है किसको इंडिकेट करेंगे? जो भी एलिमेंट होता है उसके अपर पार्ट पे जो प्रेजेंट होता है हेड में उसको अपने बोलते हैं मास नंबर, और जो टेल में डाउन में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और मास नंबर किसके इक्वल होता है? P प्लस N के। जबकि Z किसके इक्वल होता है? Z किसके इक्वल होता है? ओनली P के। बट E के भी इक्वल होता है, बट कब? ओनली इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। क्लियर हुआ? तो एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है? आई होप सबको पता चल गया। अब सिमिलरली एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कार्बन। तो जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6। और उसका जो मास नंबर है वो क्या है? 12। तो उसको रिप्रेजेंट भी इस तरीके से अपने करते हैं 6C12। तो उसमें 6 जो है वो क्या है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट? वैसे 12 जो है वो क्या है? एटॉमिक मास, राइट? तो A जो है वो किसके इक्वल होगा? A जो है वो किसके इक्वल होगा? P प्लस N के इक्वल होगा, राइट? बट मेरा P क्या है? आंसर 6। और A क्या है मेरा? 12। तो N मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? 12 माइनस 6, यानी मेरा नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कितना था? 6। इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो जस्ट वी हैव टू क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको किससे? एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से आप सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? यहां तक आपको सबको समझ में आया? अब अपने कुछ रिलेशंस के बारे में भी देखते हैं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सब लोगों का डिस्कवरी किसने किया था और उनके एक्चुअल चार्जेस एज वेल एज मास यूनिट क्या है। ठीक है, तो पहले आप इसको सबको नोट डाउन कर लो। तो मैं अभी जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो ठीक है, चलो अब अपने देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो अपने 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, उन लोगों के रिलेशंस के बारे में अपने थोड़ा पढ़ते हैं। जो अभी अपने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं उसके बेस पे एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो अपने पास टोटल 3 टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल है एक एटम के अंदर। ठीक है, वो कौन सा है? बेसिक ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट अपने जो स्टडी करते हैं वो 3 के बारे में। उसमें सबसे जो पहला वाला है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है? नो चार्ज, व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। तो ये जो चार्ज है एक्चुअली, ठीक है, ये चार्ज को भी 3 तरीके के यूनिट में एक्चुअली उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये चार्ज का जो सबसे पहला यूनिट होगा वो होगा ESU, जिसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड होगा उसको अपने बोलेंगे कूलम। क्या बोलोगे? कूलम। और जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट, उसको अपने क्या बोलेंगे? रिलेटिव चार्ज। उसको अपने क्या बोलेंगे? रिलेटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या रहता है इलेक्ट्रॉन के लिए? ये सब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ये वैल्यूज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसको फिजिक्स में आप बहुत ही डिटेली आप उसको डिराइव भी करोगे। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं केमिस्ट्री में जिसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है
वो फिजिक्स में दिया गया है बट उसका वैल्यूज अपने को यहाँ पे यूजफुल रहेगा, ठीक है। सो वी हैव टू मग अप लाइक दैट, ओके। तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है 4.8 into 10⁻10, क्लियर, -10 सॉरी, ओके। बट ये जो चार्ज है वो क्या है माइनस होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस, क्लियर हुआ। वैसे प्रोटॉन का भी सेम यूनिट है, जस्ट वी हैव टू राइट इट इन द पॉजिटिव फॉर्म, ओके, समझ में आया। और जबकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता क्योंकि वो कैसा होता है न्यूट्रल, क्लियर हुआ। अब इसका आपको कैसे याद रखना है कि ये 4.8 है, ठीक है, तो कूलम का यूनिट क्या होता है 1.6, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं 3 टाइम्स होते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या होगा 1.6 into 10⁻90, क्लियर हुआ। इसका यूनिट क्या होता है 1.6 into 10⁻90, क्लियर। बट यहाँ पे कैसा है नेगेटिव, तो आगे क्या लिखोगे माइनस, वैसे इसमें क्या लिखोगे 1.6 into 10⁻90। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता बिकॉज वो कैसा है न्यूट्रल। अब रिलेटिव चार्ज, तो रिलेटिव चार्ज को आप कैसे याद रखोगे कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के साथ जो चार्ज जुड़ा है वो उसका रिलेटिव चार्ज मतलब क्या है -1, तभी तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। रिलेटिव चार्ज मतलब वो कैसा है माइनस, ठीक है। वैसे प्रोटॉन का क्या है +1 और न्यूट्रॉन का क्या है 0, क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको ये जो चार्ज के 3 यूनिट्स है और उनके वैल्यूज फॉर बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको याद रखना है, क्लियर हुआ। अब वैसे ही आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपने इसके मास नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली जो मास नंबर है वो क्या है मास, जैसे ये चार्ज का अपने ने वैल्यूज याद कर लिया, वैसे अब मास की वैल्यू, तो मास में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 3 वैल्यू मास का भी होगा। कौन सा मास में भी 2 टाइप है, एक होता है सिंपल किलोग्राम वाला मास अपना, राइट, और दूसरा होता है एएमयू जिसको अपने बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, अमू क्या बोलोगे एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, और एक वैल्यू कौन सा है केजी, ऐसा यूनिट सिंपल किलोग्राम वाला, क्लियर हुआ आपको यहां तक सबको। अब इसमें जो वैल्यू है किलोग्राम है, इलेक्ट्रॉन की जो किलोग्राम की वैल्यू है वो क्या है 9.109 into 10⁻31 किलोग्राम। क्या इसका वैल्यू क्या है 9.109 into 10⁻31 किलोग्राम। और जो इसके बाद जो दूसरा वैल्यू है वो क्या है 1.673 into 10⁻27। ये किसका मास है प्रोटॉन का, और ये किसका मास था इलेक्ट्रॉन का। इसमें माइनस प्लस मत लिख देना क्योंकि मास में कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, राइट। यहां तक आपको सबको समझ में आया। वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऑलमोस्ट मास सेम रहता है, जस्ट एक ही वैल्यू का थोड़ा सा चेंज है, दैट इज 1.675 into 10⁻27। तो वैल्यू में क्या चेंज है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, दैट्स इट, बहुत ही छोटा सा चेंज है, क्लियर हुआ। और जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसकी वैल्यू क्या है 0.00054। ये किसकी वैल्यू है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। वैसे प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1.007 एटॉमिक मास यूनिट, और वैसे इसका यूनिट क्या होगा 1.008। गाइस ये सब नोट डाउन करके रखना, ये फॉर एंट्रेंस एग्जाम पर्पस के लिए एज वेल एज फॉर कोई भी न्यूमेरिकल टाइप सॉल्यूशन आता है तो उसमें ये सब वैल्यूज अपने को बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और ये सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स की वैल्यू, इसीलिए अपने को इसको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्लियर हुआ। तो ये था अपना एटम के बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स का चार्ज के 3 यूनिट्स के वैल्यू एज वेल एज मास के 2 यूनिट्स के वैल्यू। यहां तक आपको सबको समझ में आया, ठीक है। अब ये तो था चार्ज और मास के वैल्यूज। अब अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास का रिलेशन है, यहाँ पे जो भी अपने ने मास फाइंड किया है उन सब का रिलेशन जो है वो भी दिया गया है। तो मास का रिलेशन क्या है एक्चुअली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिवाइड बाय 1837 टाइम्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको सबको, मास ऑफ प्रोटॉन का 1837 टाइम्स अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपको याद करना है। और इसके बाद ये जो था, ये था रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये जो रिलेशन है ये किस लिए होता है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। वैसे मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, सपोज मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर मुझे जानना है तो मैं क्या करूंगा, ये था अपने मूविंग के, राइट? तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे जानना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मास ऑफ रेस्ट, ये क्या है? मास ऑफ रेस्ट, ठीक है? तो मास ऑफ रेस्ट का वैल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस v बाई सी का होल स्क्वायर। क्या बोलोगे? 1 माइनस v बाई सी का होल स्क्वायर। ये v बाई सी क्या एक्चुअली? v मींस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे c मींस वेलोसिटी ऑफ, बट वो भी वेलोसिटी है, बट ये कौन सा वाला c है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाली स्पीड, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये भी वेलोसिटी है, बट ये वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम है, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ कोई भी जैसे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है उस हिसाब से। तो ये 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। तो आपको सीधी सी बात है, आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पे? जैसे वेलोसिटी अगर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा है, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट? और इसकी वैल्यू बढ़ गई, बट इसको जब 1 से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, ये पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू एक्चुअली कम हो जाएगी, तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर मेरे सपोज कोई भी दो एग्जांपल्स दे देते हैं कि भाई ये भी मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये भी मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन है, बट इसकी वेलोसिटी इतनी है और इसकी वेलोसिटी इतनी, तो इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिस इलेक्ट्रॉन की मूविंग वेलोसिटी ज्यादा है, उसका ही मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा? जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा उसकी मास ज्यादा। क्लियर? तो ये था अपना एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के चार्ज और मास के वैल्यूज और उसके रिलेशंस। तो अब ये सब तो आपको नोट डाउन कर ही देना है। अब अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले वो है आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स, ठीक है, आइसोएस्टर्स। ये सब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने उस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो अपने आइसोबार और आइसोटॉप्स, आइसोएस्टर्स, आइसोडाइफर, ये सब कुछ पढ़ने से पहले जो भी अपने ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो पढ़ा उसके रिलेटेड अपने कुछ 2-3 एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जो किस तरीके से अपने को क्वेश्चंस एक्चुअली पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइए अपने देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है अपने पास, आप नोट डाउन करिएगा, मैं पूरा नहीं लिखना, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ऐसा समझो कि कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो एलिमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है वो ऐसा बोला है कि जो x+2 है वो 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहा है, राइट? x+2 मतलब ये कोई एक एलिमेंट है, मुझे नहीं पता क्या है, बट उसका जो x+2 मतलब अब वो जिस फॉर्म में है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअली x+3, ठीक है, और एक x-3, ये तीन फॉर्मेट में एक्चुअली किस टाइप के इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स प्रेजेंट होगा, x+3 और एक x-3। मतलब यही एलिमेंट के लिए जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन था, तो अगर लूज नहीं किया उसने तो कितना था, और 3 लूज करेगा तो कितना होगा, और 3 गेन करेगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा और प्रोटॉन कितना होगा अपने को ये जानना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी अपने ने जो पढ़ा उसमें कोई भी एलिमेंट था, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, उसका जो नीचे जो प्रेजेंट होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर प्रेजेंट होता है वो होता है, सॉरी, ए है, दैट इज एटॉमिक मास, दैट इज मास नंबर, राइट? तो ए जो है उसके अंदर क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जो Z है वो क्या है, प्रोटॉन, राइट? अब आप मुझे बताओ कि यहां पे
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, दैट्स व्हाई वो +2 बता रहा है। तो अगर वो लूज ही नहीं करता तो सपोज ये अपना x है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तब वो +1 बना होगा, राइट। और वैसे ही जब उसने और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो +1 से +2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 0 था, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 बना। वैसे +1 से और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, तो और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे वो +2 बन गया। यहां तक सबको समझ में आया? तो ये जो +2 बन चुका है तो इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। तो अगर वो लूज 2 किए तब वो 10 बना, तो अगर एक ही किया होता तो एक उसमें बढ़ गया होता, राइट, क्योंकि 11 था तब एक लूज किया तभी तो 10 बना होगा। वैसे 11 कब आया होगा? जब उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब। तो एक्चुअली उसने एक भी लूज नहीं किया तब उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12। और जब एलिमेंट एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना था? इलेक्ट्रॉन कितना मिला? 12। वैसे प्रोटॉन भी कितना होगा? 12, राइट। अब प्रोटॉन तो 12 ही रहेगा। क्यों प्रोटॉन में मैंने अब 12 ही लगा दिया सब में? बिकॉज प्रोटॉन कभी भी क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वो कभी भी एक्स्ट्रा ना बढ़ जाता है और ना वो मतलब ना लूज हो सकता है और ना वो गेन हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज और गेन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे 12 था, तो ओरिजिनल 12 था, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 10 बन चुका था, तो 3 करेगा तो कितना बनेगा? 9, राइट। और अगर वो 12 है और उसके अंदर माइनस क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे हमेशा याद रखना, प्लस इंडिकेट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस क्या इंडिकेट करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गए, किसके अंदर? जो ओरिजिनल था उसके अंदर। ओरिजिनल कितना था? 12, तो 12 के अंदर 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब कितना हो गया? 15, क्लियर हो गया। अब गाइस आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सपोज ये जो x + 2 है, ठीक है, ऐसा समझो कि वो सपोज उसके अंदर कैरी कर रहा है 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब आपको ये बताना है कि x + 1, x और एक x - 2, ये 3 के लिए प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन करके आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब अपने और एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर, राइट। अब अपने क्या देखेंगे कि सपोज एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स के बेस पे चलते हैं, क्लियर। तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम अपने को ये बता रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम अपने को ये ऑलरेडी अपने नीट में और जेडब्ल्यू में ऑलरेडी एक बार पूछा। फॉर एग्जांपल एक सिंबल है जिसका एटॉमिक मास है 81, राइट। ये जेडब्ल्यू और नीट में ऑलरेडी एक बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं। और अपने को फाइंड करना है सिंबल ऑफ एलिमेंट जिसमें A और Z होता है, जिसमें A की वैल्यू अपने को पता है, Z अपने को नहीं पता, फाइंड करना है, क्लियर हुआ। ये अपने को फाइंड करना है। और अपने पास जो गिवन डेटा है वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो 31.7% मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितना प्रोटॉन है एक्चुअली उससे न्यूट्रॉन जो है वो कितना है? 31.7% मोर है। मतलब कि प्रोटॉन जितना है वो तो है ही, और उसका और 31.7% मोर, यानी P प्लस 31.7% ऑफ P। और इसको मैं जब वो परसेंटेज निकालूंगा 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0.317 P प्लस P, राइट। अब मैं P को कॉमन निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0.317 प्लस 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1.317 टाइम्स ऑफ P। ये मुझे क्या मिला? N का वैल्यू मिला। और जबकि अपने को पता है कि A क्या होता है? P प्लस N, राइट। और Z क्या होता है? एक्चुअली P होता है, राइट। तो P मिल जाएगा तो मुझे Z मिल जाएगा। तो कैसे फाइंड करूंगा? तो A है मेरे पास 81 गिवन डेटा है, तो P जो है वो तो P रखूंगा, बट N क्या हो गया मेरा? 1.317 टाइम्स ऑफ P। वापस यहाँ पे जैसे आपने P कॉमन निकाला वैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 81
P कॉमन निकालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2.317 टाइम्स ऑफ P, राइट? तो P चाहिए तो मुझे क्या करूंगा मैं 81 डिवाइड बाय 2.317 और इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? अगर आप इसको 24 समझो तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24, राइट? और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, राइट? 21 3 7 जा 20, क्या हो जाएगा 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 27 डिवाइड बाय 8 अराउंड अबाउट कुछ आएगा आपका, क्या आएगा 34.9 समथिंग, मतलब उसको मैं 35 बोल सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे जो मेरा x का जो वैल्यू है, मेरा जो सिंबल है वो क्या मिला, ये 35 और ऊपर क्या मिला मुझे 81। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? इस तरीके से कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी ऑलरेडी अपने जेडब्ल्यू नीट में पूछा गया। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर का ये थियरी अपने ने पढ़ा, तो उसके लिए इस तरीके के कुछ थ्योरेटिकल एज वेल एज सिंपल शॉर्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो मैंने आपको करा दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया होगा, राइट? तो अब अपने आगे बढ़ेंगे आइसोबार और आइसोटोन, ठीक है, आइसोटोप्स, ये सब क्या है। तो चलो ये आप ये डेटा और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसको नोट डाउन करो। इस तरीके से काफी और भी सम्स आप ट्राई कर सकते हो खुद से। क्लियर? तो चलो अब अपने देखते हैं आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है, आइसोटोप्स क्या है, ठीक है, ये सब। चलो तो चलो अब अपने पढ़ेंगे आइसोटोप के बारे में। तो आइसोटोप क्या है? आइसोटोप जो है वो कैसा होता है? आइसोटोप मतलब एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसको अपने बोलते हैं आइसोटोप्स। ज्यादातर आइसोटोप जो है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट टाइप होते हैं, जैसे कि मतलब कि उनका जो है ना वो नॉर्मल नहीं होते, जैसे कि उनका मास जो है वो थोड़ा नॉर्मल एलिमेंट से ज्यादा होता है, बट वो धीरे धीरे बाय टाइम जैसे जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे होते हैं वो उनका वेट कम होता जाता है और ठीक है लास्ट में जैसे एक बड़ा सा स्टोन भी कैसे पाउडर टाइप बन जाता है वैसे ही ये लोग भी कन्वर्ट होकर नॉर्मल में आ जाते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप जो है वो क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर मतलब जो Z है वो कैसा होता है सेम, बट A जो है वो कैसा होता है डिफरेंट, मतलब एटॉमिक मास जो है डिफरेंट और एटॉमिक नंबर जो है सेम, उसको अपने क्या बोलेंगे आइसोटोप। तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई एग्जांपल तो आप बताओ, तो चलो अब अपने देखेंगे एग्जांपल, जैसे कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 और उसका एटॉमिक मास क्या है 12, ये न्यूट्रल है, नॉर्मल है, बट इसके आइसोटोप्स देखे तो 6 बट इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 भी होता है। ठीक है, राइट? तो 6C12, 6C14, फिर जैसे कि 6C13, तो ये सब क्या है? ये 12, ये 14, ये 13, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या चेंज हो रहा है? एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा है सेम। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के आइसोटोप्स। क्लियर हुआ? तो आइसोटोप्स क्या है समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो ये देख के आपको क्या समझ में आया कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि एलिमेंट सबके सब सेम है, एलिमेंट सबके सब सेम है। फॉर एक एग्जांपल, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आंसर क्या बनता है CO, फिर और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर ऐड होगा तो क्या बनेगा CO2, राइट? तो यहाँ पे ये कार्बन 6C12 होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें वो आएगी, और 6C13 होगा तो यहाँ 13 आएगा, या 14 होगा तो यहाँ 14 आएगा, बट कार्बन तो कार्बन ही है ना, राइट? तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रहेगा सेम, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगा डिफरेंट। क्लियर हुआ? तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहेगा डिफरेंट, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगा सेम, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या बनेगा CO2 ही रहेगा, तो इसका मतलब वही का वही रहेगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक आया आपको सबको समझ में? और उसके बाद अब अपने पढ़ेंगे आइसोबार। तो ये आइसोबार क्या है? तो आइसोबार गाइस आपको सबको पता है जस्ट आइसोटॉप के ऑपोजिट, ऐसे याद रखना है आपको। यहाँ पे Z सेम था तो यहाँ पे क्या होगा Z डिफरेंट, यहाँ पे Z कैसा रहेगा डिफरेंट, और यहाँ पे A डिफरेंट था तो यहाँ पे A कैसा रहेगा सेम। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? यहाँ पे Z डिफरेंट है जबकि यहाँ पे A सेम है, और यहाँ उल्टा है, Z सेम है A डिफरेंट। सर ऐसे कौन सा एग्जांपल है? कोई भी दो डिफरेंट एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि इसका एक आइसोटॉप ले लो और किसी का एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल ये कार्बन का सपोज ये आइसोटॉप लिया मैंने 6C14, यानी एक आइसोटॉप ले लिया,
ठीक है, अब उसको एक नॉर्मल एलिमेंट के साथ आप मैच करो। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है बट उसका एटॉमिक मास 14 है, तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पे क्या सेम हो गया, एटॉमिक मास जो है वो सेम हो गया, राइट, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स जो जिसका एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उसको अपने क्या बोलेंगे, आइसोबार। क्लियर हो गया, आया आपको समझ में? और एक भी एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि पोटेशियम और दूसरा क्या है, कैल्शियम। ये है 19 इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 20, बट ये 19 का 38 या 39 राउंड अबाउट होता है ओरिजिनल मास, बट इसका मैं आइसोटोप लेता हूं जैसे कि 40, और कैल्शियम का ओरिजिनल वेट जो है वो क्या है, 40, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, आइसोबार्स, बिकॉज़ एटॉमिक मास कैसा है, सेम, बट एटॉमिक नंबर कैसा है, डिफरेंट। क्लियर हुआ? आगे आपको सबको आइसोटोप क्या है और आइसोबार क्या है, डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? चलो अब अपने दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं जो है आइसोटोन। तो आइसोटोन क्या है गाइस? आइसोटोन, आइसोटोन, ये टोन वर्ड से क्या है आपको याद रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। यहाँ पे क्या सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे सेम होगा, कोई एक एग्जांपल बताओ सर। कोई बात नहीं, चलो अपने देखते हैं 6C14, ये कार्बन के आइसोटॉप्स है, राइट, और नाइट्रोजन के एक आइसोटॉप ले लो, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन का 715 ले लिया, और दूसरा एक एग्जांपल ले लो ऑक्सीजन का 8 और 16, ठीक है। अब आप सबके सब में देख सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस P, सॉरी A माइनस Z, A माइनस Z कितना होगा, फर्स्ट वाले में A माइनस Z क्या होगा, 14 माइनस 6, करो चलो 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8, वैसे 15 माइनस 7 क्या होगा 8, वैसे 16 माइनस 8 क्या होगा 8। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे, ये तीनों एग्जांपल्स एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन्स, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें एटॉमिक सेट होता है, एक्चुअली पूरा सेट होता है, ठीक है, तभी अपने फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल में सेट्स होते हैं, कंबाइंड सेट, तभी तो अपने एक दूसरे को कंपेयर करके फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स। क्यों? क्योंकि इन तीनों में आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस है एक्चुअली मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसा है, सेम। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आइसोटोन को इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ? आइसोटोप मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार का मतलब एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और आइसोटोन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। क्लियर हो गया? तो तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया। चलो जल्दी से एग्जांपल नोट डाउन कर लो, जल्दी, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अपने आगे ये पूरा ले लो जल्दी फटाफट, ओके, ठीक है। तो अब अपने आगे इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आइसोडाइफर्स, आइसोएस्टर्स, ये सब के बारे में। चलो तो अपने देखते हैं कि आइसोडाइफर क्या है, आइसोएस्टर्स क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो अपने जेडब्ल्यू नीट में ज्यादातर 1-2 साल में एक बार वापस रिपीट हो ही जाता है। तो चलो पहले अपने देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, फिर अपने पढ़ेंगे आइसोडाइफर क्या है, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है एक्चुअली वो एक ऐसा टाइप का, मतलब उसमें डेफिनेशन इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लूजिंग, गेनिंग या न्यूट्रल, बट उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो जिस कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, किसी के भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम रहते हैं तो अपने उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अपना डेफिनेशन एक्चुअली छुपा हुआ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब वो स्पेसिस, वो सारे एलिमेंट्स, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, बाय लूजिंग, गेनिंग या फिर न्यूट्रल स्टेट में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल C4- N2-, ठीक है, O-2, F-, ठीक है, फिर और एक एग्जांपल लेते हैं Na+, ठीक है, Mg+2, ये सब लोग एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है। आप बोलोगे सर कैसे, एक एग्जांपल प्रूव करते हैं, जैसे कि Al+3, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन 4-, ठीक है, नाइट्रोजन 2-, O-2, F-1,
तो ये सबका मतलब क्या, आप ध्यान से देखिए, जैसे कि Na+1 मतलब ये क्या हुआ 10, ठीक है। Mg+2 मतलब कितना हुआ 10, Al+3 मतलब क्या हुआ 10। क्यों आपको 10 पता चल रहा है मैं बताता हूँ, क्योंकि Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11, ठीक है। 11 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होगा सेम, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना था 11, बट उसने एक लूज किया यानी कितना बन गया 10, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो 12 था तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कितना बन गया 10। वैसे एल्युमिनियम Al+3, ठीक है, +3, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 13, राइट। तो 13 में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितना होगा, यानी ये सब एक दूसरे के क्या हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक। वैसे F का एटॉमिक नंबर क्या है, F का एटॉमिक नंबर क्या है 9, राइट। तो उसने गेन किया मतलब कितना हो गया 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 8, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए मतलब कितना हो गया 10। तो देखो ये सब एक दूसरे के कैसे हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर हो रहा है, आ रहा है आपको समझ में। तो नाइट्रोजन का क्या, कार्बन का क्या होता है 6, उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए मतलब 6 + 4 10। वैसे -2 मतलब नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होगा, ठीक है, ये 4 सॉरी इसको 3 लिखेंगे, 2 तो 9 ही हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब कितना हो गया 10। तो आप देख सकते हो कि सब के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है सेम, भले इन्होंने गेन किया है और इन लोगों ने लूज किया है। तो लूज भले किया हो या गेन किया हो, बट लूज गेन करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम रहते हैं तो ऐसे स्पीशीज को अपने क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि CO2, ठीक है, दूसरा N2O, ठीक है। ये दोनों ना आप नोटिस कर सकते हो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप बोलोगे सर कैसे, थोड़ा सा बताओ हमको। तो 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 8 2 जा 16, राइट। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 16, प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो 16 + 6 कितना हुआ 22, राइट। वैसे N2O का कितना होता है 7, 7 2 जा 14, 14 + 8 22, तो यहाँ पे हो गया 14 + 8, यानी यहाँ पे कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है अपने एक्चुअली मॉलिक्यूल्स है ना, राइट। तो फिर भी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो जिसमें एलिमेंट बोलो, आयंस बोलो, कंपाउंड या मॉलिक्यूल कुछ भी बोलो, बट अगर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैसे स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर हो गया। चलो फटाफट ये एग्जांपल का भी आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो अब अपने पढ़ेंगे एक्चुअली आइसो डाइफर्स क्या होता है, आइसो एस्टर्स क्या होता है, ठीक है। तो आइसो डाइफर्स, तो आइसो डाइफर जो है उसमें क्या होता है एक्चुअली N-P, मतलब कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, बट वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट वो 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बोरॉन, ठीक है, और दूसरा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, और इसका 11 और इसका 13। अपने ने आइसोटॉपसी लिया है ताकि अपने को इजीली अपने को इसका एग्जांपल अपने देख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना है 5, इसमें प्रोटॉन कितना है 6, राइट। आप यहाँ पे न्यूट्रॉन बताओ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना होता है जितना Z होता है, यानी 5, और यहाँ पे कितना होगा 6, बट न्यूट्रॉन क्या होता है 11 - 5 मतलब 6। वैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा 13 - 6 मतलब 7, राइट। तो 7 - 6 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा 1, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा सेम 1, यानी ये दोनों कैसे है सेम, मतलब कि ये दोनों कैसे हुए आइसोडाइफर्स। तो ये सब अपने एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक में दिया नहीं है, बट एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो गाइस आप नोट डाउन करना। आइसोडाइफर मतलब क्या, जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए सेम। क्लियर हो गया। तो अब अपने देखते चलो आइसोएस्टर क्या है। आइसोएस्टर बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मतलब लॉजिकल चीज है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपने आइसोएस्टर। आइसोएस्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम
ठीक है, एज वेल एज नंबर ऑफ, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों कैसा होना चाहिए, सेम। नंबर ऑफ एटम एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। तो चलो इसका एग्जांपल कैसा होगा, तो एक एग्जांपल लेते हैं CO और दूसरा एग्जांपल लेते हैं N2, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं CO2 और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं N2, राइट। इन तीनों में आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एटम कितना है। इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, 2। इसमें भी नंबर ऑफ एटम कितना है, 2। एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, यानी नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2। वैसे नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2, यानी 2 एटम्स, राइट। वैसे इसमें कितने एटम हैं, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, यानी कितने हुए, 3 एटम, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक, सबको समझ में आया। तो नंबर ऑफ एटम कैसे हो गए, सेम, मतलब आइसोएस्टर है नहीं। अभी साथ साथ में अपने को क्या सेम मिलना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते थे, कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी उतना इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 और ऑक्सीजन का 8, तो 6 + 8 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 और 7 कितना है 2 जा, यानी कितना हुआ 14, और यहाँ पे भी क्या है 14, यानी 14 14, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन भी कैसा है, सेम। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, आइसोएस्टर, क्योंकि नंबर ऑफ एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। वैसे CO2 इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, 8 2 जा 16, 6 + 16 22, राइट। वैसे नाइट्रोजन का 7 7 2 जा 14 प्लस कितना होगा 8, 14 + 8 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सेम, और वैसे एटम भी कैसा, सेम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली सेम होने से वो आइसोएस्टर नहीं बन जाएगा। क्लियर हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने से आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनता है, और नंबर ऑफ एटम एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे, आइसोएस्टर। क्लियर गाइस, तो इसी के साथ अपना एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोडाइफर, आइसोएस्टर, ये सारे टॉपिक विद एग्जांपल्स क्लियर हुए, और ये सब के सब आप बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करना और खुद भी 2-3 एग्जांपल्स आप लेके ट्राई करिएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट डाउन दिस गाइस, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस।